Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 10th lecture of chemical reactions and equations for class 10th. Now we have understood the concept of combination reaction and decomposition reactions. In decomposition reactions, we have seen that there are three methods to decompose any compound. First one was simply decomposition by heating, and second one was decomposition by passing the electricity, okay, and third one was decomposition by sunlight, decomposition of a compound through sunlight, okay. After that, in last lecture we have seen what is displacement reaction, and little bit we have understood the concept of electrochemical series, and in which we have seen that whatever the element is lying upper side will displace the element comes in lower side. मतलब जो भी ऊपर के एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं. उसमें हमने पहला एग्जांपल देख लिया था हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों, किसी कंपाउंड में से हम दूसरे एलिमेंट को डालते हैं तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या करता है, उस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा. तो कौन किसको हटाएगा बच्चों, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो है समझते हैं कि ऊपर जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखा हुआ है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. और ये भी आप लोग जान लीजिए, ये एक्स्ट्रा है अभी के लिए फ़िलहाल, अगर नहीं समझ पाइएगा तो कोई बात नहीं. जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना बच्चों, तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है. रिड्यूस मतलब होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है ना. जैसे ऊपर जाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना. मतलब नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और ऊपर रहते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है ना. तो सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, ओके. आगे आप हायर क्लास में जाएंगे जब 12th में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में ऊपर से नीचे रखा हुआ है, ओके. तो ऊपर वाले एलिमेंट का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और नीचे वाले एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे. देखिए ये हैं सारे एलिमेंट, है ना. तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ होती है बच्चों की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत बड़ी होती है. इसमें कुछ ही एलिमेंट का दिया हुआ है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. इस तरीके से नीचे जैसे जैसे जाएंगे डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी घट रही है, हाँ. सिंपली अभी 10th तक के लिए ऐसे ही समझाया जाएगा आगे आपको, है ना. लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पे बढ़ता है. तो जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा. जैसे मान लीजिए हमारे पास MgCl2 है, उसमें हमने सोडियम मिला दिया, तो सोडियम क्या करेगा, Mg को अलग कर देगा और Na2 मतलब NaCl बना लेगा. बात समझ में आ रही है बच्चों. तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का हमने एलिमेंट किस में, मैग्नीशियम का रॉड किस में डाल दिया या स्ट्रिप किस में डाल दिया, जिंक क्लोराइड या जिंक ब्रोमाइड के सॉल्ट में हमने डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसके सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, ठीक है. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जिंक सल्फेट में से या जिंक क्लोराइड में से या जिंक ब्रोमाइड में से जिंक को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम उसकी जगह ले लेगा. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम सल्फाइड उसके सॉल्यूशन में जा करके बना लेगा, ठीक है बच्चों. ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को हटा देंगे और खुद लग जाएंगे. उसमें हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है टाइप करिए #09 अहद सर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आ जाएगा आपके पास, ठीक है. तो कॉपर सल्फेट, अगर इसमें हमने जिंक की स्ट्रिप डाल दी, स्ट्रिप मतलब एक पत्ती टाइप का, है ना. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है बच्चों, एक्वस लिखा हुआ है मतलब पानी भी है इसमें, तो ऐसा कुछ रहेगा. पानी लिया, उसमें कॉपर सल्फेट के हमने क्रिस्टल्स को डाल दिया, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा Cu2+ और SO4 2- में, है ना. और उसको वाटर के मॉलिक्यूल Cu2+ को भी सराउंड करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल SO4 2- को भी सराउंड करेंगे, क्योंकि वाटर में क्या होता है, डाईपोलर होता है, मतलब दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल. ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीजन साइड पे क्या आ जाता है, नेगेटिव पोल होता है, और हाइड्रोजन साइड पे पॉजिटिव पोल होता है. तो ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, बस ये जानिए कि क्या होगा. CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो मतलब पानी में हमने CuSO4 के क्रिस्टल डाला और पूरा पानी कैसा हो गया, ब्लू हो गया,
बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें हमने जिंक की स्ट्रिप, ये देख रहे हैं स्ट्रिप, जिंक की स्ट्रिप को हमने डिप कर दिया, डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों, जिंक जो है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा, यानी ZnSO4 बन गया। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, कॉपर +2 में था, है ना, -2 में सल्फेट होता है तो कॉपर +2 में था, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, कॉपर Cu के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, और जिंक ने +2 के साथ सल्फेट 2- के साथ कंपाउंड बना लिया ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है ना बच्चों। मतलब इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, जिंक ने, किसको, कॉपर को। कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम था ना, तभी ना +2 के चार्ज के साथ इसको -2 को न्यूट्रलाइज किया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से लेकर के कॉपर बदल जाएगा और जिंक जो है उसकी जगह ले लेगा। तो जिंक ज़्यादा बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, बात समझ में आई बच्चों? तो ये एग्जांपल मैंने पहले आप लोगों को कल के लेक्चर में, जो कि मतलब लास्ट लेक्चर था और 9th लेक्चर में, आपको समझा चुका हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। क्या होता है बच्चों, जब हम लोग एक मैग्नीशियम का पीस, मतलब मैग्नीशियम के मेटल का पीस लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है बच्चों, याद रखिएगा, इसी तरह का। पहली बार हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक को। अब इस बार कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को में किसको डालेंगे, मैग्नीशियम के मेटल को डाल देंगे, है ना। तो मेटल का जो मैग्नीशियम का मेटल होगा वो कॉपर के सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और MgSO4 बना लेगा, ठीक है ना। और कॉपर डिस्प्लेस होकर के क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब कलर की बात कर लें तो CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन हम लोग शुरू से देख रहे हैं, ऊपर भी देखेंगे ब्लू होगा। मैग्नीशियम किस कलर का होता है बेटा, सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ठीक है ना बच्चों। तो जब ये दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट दिए तो मैग्नीशियम सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है, इसका सोल्यूशन जब भी बनाएंगे तो कोई कलर नहीं होगा, तो इसका मतलब कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले कॉपर सल्फेट ब्लू में था, जैसे ही मैग्नीशियम डाला धीरे धीरे उसका डिकलरेशन होने लगा और क्या हो गया बच्चों, कलरलेस हो गया सोल्यूशन, है ना। और कॉपर की स्ट्रिप जो होगी वो मैग्नीशियम का रॉड, जो भी मतलब मैग्नीशियम का मेटल डाले होंगे उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर, है ना, जिसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन आपको दिखने लगेगा जो भी मेटल आप लिए रहेंगे। मैग्नीशियम का अगर स्ट्रिप लिए हैं तो स्ट्रिप के ऊपर कलर आएगा रेडिश ब्राउन, या आपने मेटल लिया है तो उसके ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, रेड ब्राउन कलर का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा है, उसके आयंस, मैग्नीशियम के आयन मैग्नीशियम मेटल से निकल के सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। वही तो सल्फेट के साथ मिलकर के MgSO4 बना ले रहे हैं, और ये जो Cu है वो मैग्नीशियम मेटल या मैग्नीशियम के स्ट्रिप पे क्या कर जा रहा है, स्टिक कर जा रहा है ना, एड्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब उस पर डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। उसी की वजह से जो हमने रॉड ली थी या मेटल लिया था मैग्नीशियम का, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का हमको कलर दिखने लगता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अ रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द मैग्नीशियम पीस। तो ये पूरी लाइन मैंने समझा दी है बच्चों, एक बार आप लोग पढ़ के ध्यान से सोचिए, आप लोगों के भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हियर मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमारा मेन फोकस क्या था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कहाँ से पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा, जो कि अभी आप लोगों ने मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, लेकिन इस लेवल पे वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए उसको अभी दिखा दिया, आगे आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को इसलिए हटा दिया क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, ठीक है बच्चों। ये इसका क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, जैसे आयरन का नेल ले लीजिए, कोई आयरन की कांटी ले लीजिए, एक आयरन की कांटी जो है इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, आप लोग ने देखा है ब्लू कलर का होता है ना, अभी ऊपर से देखते आ रहे हैं। तो एक कांटी ली और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जो कि ब्लू है, उसमें डाल दिया। देन आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। अब क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में से कॉपर निकल के डिपॉजिट होने लगे मेटल के फॉर्म में आयरन नेल पर, और क्या बनने लगा, आयरन सल्फेट बनने लगा, है ना। आयरन, या तो आप नेल कहिए, कांटी कहिए, या आयरन बोलिए, बात एक ही है बच्चों, है
है ना, नेल किसकी बनी रहती है, आयरन की ना। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने किसको इस बार डाला, आयरन को। आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटाया और खुद लग गया। एक बात याद रखिएगा बच्चों, आयरन की दो तरह की वैलेंसी होती है, एक +2 और एक +3। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है, ठीक है ना। Fe2+ शो करने की वजह से FeO कंपाउंड बनाता है, और Fe3+ शो करने की वजह से Fe2O3 टाइप का कंपाउंड ये बनाता है, ठीक है। ये सब जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते जा रहे हैं उसको आप लोग ग्रैब करते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। रटा नहीं जा रहा अभी तुरंत तो भी कोई बात नहीं बच्चों, रटना नहीं है, आप लोग को सुनना है, समझना है, आगे बढ़ना है। आगे इतनी बार चीज़ें रिपीट होंगी आपकी कि सारी की सारी चीज़ें आपको ग्रैब हो जाएंगी, ओके। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था, उसमें आयरन जो कि ग्रे कलर का होता है उसको हमने डाला, तो आयरन सल्फेट बन गया जिसका कलर ग्रीनिश होता है, मतलब ग्रीन कलर का ये सोल्यूशन हमको देगा। एक्चुअल में बच्चों CuSO4 जो होता है वो CuSO4.5H2O के फॉर्म में होता है, और FeSO4 जो है वो FeSO4.7H2O के फॉर्म में होता है, लेकिन वो सब अभी नहीं पढ़ाया जाता है। इसको ब्लू विट्रियल कहते हैं, इसलिए ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। ये ग्रीन विट्रियल होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है। FeSO4 एक्वस लिख देने का मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पे 10th लेवल पे ये बताना चाह रहा है कि आप इसके साथ पानी भी है, और हम जानते हैं FeSO4 के साथ अगर पानी है तो ये कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ होता है, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसके साथ 5 होता है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह आप लोग आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन डाला, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना। कलर कैसा था कॉपर सल्फेट का, ब्लू। और आयरन किस कलर का था, मतलब आयरन की नेल जो ली थी ग्रे कलर की थी, तो ग्रे कलर का हमने किस में डाल दिया, आयरन को कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में। हमको किस कलर का नया कंपाउंड मिला, आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीनिश कलर का सोल्यूशन दिया, है ना। इसकी वजह से FeSO4 की फॉर्मेशन की वजह से जो सोल्यूशन ब्लू था कैसा हो गया, ग्रीनिश हो गया। और कॉपर का जो मेटल है वो आयरन के रॉड मतलब नेल पे वो जा करके या कांटी पर जा करके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमको आयरन की नेल किस कलर की दिखेगी, रेडिश ब्राउन कलर की देगी। इससे एक्सट्रैक्ट क्या निकला बच्चों कि आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है। इससे ये पता चलता है कि मेटल एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से। ओके बच्चों, तो हम लोग अब लाइन पढ़ लेंगे और आप लोग इसको समझने की कोशिश खुद करेंगे। इन दिस रिएक्शन iron displaces copper from copper sulfate solution. The deep blue color of copper sulfate solution faded due to the formation of light green solution of iron sulfate. ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। A red brown coating or layer of copper metal is formed on the surface of iron metal, okay, or iron nail, है ना। Please note that this displacement reaction occurs because iron is more reactive than copper. पूरी लाइन आपको हमने समझा चुकी है, आप लाइन से आप पढ़िए और खुद समझने की कोशिश करिए कनेक्ट करके कि क्या सर ने जो बताया है वो सारी लाइन में एकदम ट्रू बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। वी कैन परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज फॉलो। हम लोग इस रिएक्शन को इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमने जो कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और आयरन के बीच में जो रिएक्शन हमें ये कराना है वो किस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर लैब में करना हमको रहेगा तो किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट इज़ ड्यू ब्लू कलर। मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना लें, मतलब हमने पानी कुछ लिया और उसमें कुछ कॉपर के क्रिस्टल डाल दिए, तो मतलब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जैसे ही पानी में जाएगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कहलाएगा। तो 10 ml हमने उसमें से ले लिया, है ना, किसी मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट से हमने 10 ml ले लिया। अब उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया 10 ml जो है, तो उसका कलर कैसा रहेगा बच्चों, भाई ब्लू था तो ब्लू ही रहेगा ना। अभी तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है जो कि अभी हमने बताया कि ब्लू विट्रियल कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये भी बताया, क्योंकि इसके साथ सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं होता है, .5H2O भी होता है ना, लेकिन उसको अभी बताया नहीं जा रहा है। वो क्या होता है बच्चों, ब्लू विट्रियल होता है, उसी वजह से सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। तो वही लिख रहा है, इट इज़ डीप ब्लू इन कलर। कौन डीप ब्लू का है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बनाए हैं 10 ml जो कि हम लोग टेस्ट ट्यूब में लिए हुए हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया। सबसे पहले आपको ये करना होगा, हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि जो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से आयरन हमने डाला उसमें, और आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो पहला स्टेप क्या देखा कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है जो कि ब्लू कलर का है। सेकेंड स्टेप में, टेक अ बिग आयरन नेल एंड क्लीन इट्स सरफेस बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। अब एक बड़ी सी आयरन की नेल ले ली, यानी कांटी ले ली,
और उसको सैंड पेपर से हमने रब कर लिया। ये सेकंड स्टेप हो गया हम लोग का। अब थर्ड स्टेप पे बात करें, पुट द क्लीन्ड आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब आयरन नेल को साफ़ करने के बाद हम लोग जो 10 ml का हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया है, उसमें हम लोग आयरन की नेल को रख देंगे। ओके, अलाउ द आयरन नेल टू रिमेन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल को हम लोग इसी तरीके से डिप करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो थर्ड हो गया ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन नेल हमने निकाल लिया। वी विल फाइंड दैट द आयरन नेल इज कवर्ड विद अ रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने आयरन को बाहर निकाला तो आयरन के ऊपर कैसा आ गया कलर, रेड ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ गया, जो कि क्या है, कॉपर मेटल है। हम लोग देख चुके हैं, रिएक्शन से ही ये चीज़ें समझ लिए थे। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, इफ़ वी लुक एट द टेस्ट ट्यूब वी फाइंड दैट द ओरिजिनल डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हैज़ फेडेड। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें, टेस्ट ट्यूब में जो कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, जो कि ओरिजिनल डीप ब्लू कलर दे रहा था, वो क्या हुआ, फेड हो गया, है ना, मतलब धुंधला पड़ने लगा। अब वो ब्लू कलरेशन जाने लगा, है ना। द सोल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। सोल्यूशन के साथ क्या हुआ, वो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, है ना, और किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का, हल्के हरे रंग का हो गया। बात समझ में आई बच्चों। रिएक्शन आप लोग थोड़ा सा बैक करके अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। When a strip of lead metal is placed in the solution of copper chloride, then lead chloride solution and copper metal are formed. अब हम लोग कॉपर का सल्फेट नहीं ले रहे हैं, कॉपर का साल्ट जो होता है, कॉपर क्लोराइड भी होता है, कॉपर ब्रोमाइड भी होता है, कॉपर आयोडाइड भी होता है। ठीक है ना, तो कॉपर क्लोराइड का जो सोल्यूशन हमने लिया है, कॉपर क्लोराइड का जो हम लोग इस बार एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, है ना, उसमें हमको क्या डालना है, स्ट्रिप डालना है लेड मेटल का। मतलब लेड की हमने एक स्ट्रिप ली और कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया, उसमें हमने डाल दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, लेड जो है कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर अलग से मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी लेड का हमने क्या लिया था, स्ट्रिप लिया था। अब देखिए कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। CuSO4 जो कॉपर सल्फेट था वो किस कलर का था बच्चों, ब्लू कलर का। लेकिन कॉपर क्लोराइड किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। यही इंडिकेशन होता है, जब हम लैब में रिएक्शन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है ना बच्चों, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, उसमें जैसे ही हमने लेड डाला तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि किस कलर का होता है बच्चों, कलरलेस होता है। लेड डालते ही सोल्यूशन जो कि कैसा था, ग्रीन कलर का था, वो कलरलेस बन गया और कॉपर मेटल जो है वो लेड के जो भी हमने स्ट्रिप ली है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से उसके स्ट्रिप का कलर कैसा हो गया, लेड के रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें फाइनली हुआ क्या, लेड ने कॉपर क्लोराइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कॉपर मेटल अलग से मिल गया हमको और लेड क्लोराइड वहाँ पे बन गया। इन दिस रिएक्शन लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। वही बता रहा है, लेड क्या करता है, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। द ग्रीन कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड। ठीक है, ये भी बता दिए, ग्रीन कलर से कैसा हो जाएगा, फेड होकर के कलरलेस बन जाएगा। ओके, अ रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द लेड स्ट्रिप। लेड की जो स्ट्रिप ली थी हमने, उस पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉपर का मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। प्लीज नोट दैट लेड इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर मतलब कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड ने कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आता है। ओके बच्चों, चलिए अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट is that copper chloride Cl2 used in this reaction is actually copper 2 chloride। मतलब कॉपर की वैलेंसी भी वेरिएबल होती है बच्चों, यहाँ पे +2 वाला है, ठीक है ना, इसीलिए -1 दो आए हैं यहाँ पे। क्लोरीन पे -1 होता है, Cu पे +2 होता है, ठीक है ना बच्चों। Cu पे और एक वैलेंसी होती है। आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप लोग खुद खोज के हमको आंसर करेंगे कि Cu की कितनी और वैलेंसी होती है दूसरी। एक तो +2 सर ने बताया है, तो आपको ऑप्शन दे देते हैं +1 या +3, ठीक है। तो आप लोग हमको इस चीज़ का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे कॉपर 2 का दिया है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों यहाँ पे 2 है। अब दूसरा आप हमको कंपाउंड मतलब बताएंगे कि कॉपर +1 पे शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर या कॉपर +3 शो करता है। 2 तो करता है, ये तो मैंने बता दिया। अब फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाइए, ठीक है। चलिए, व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट, इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म्ड। क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमने कॉपर के मेटल को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल दिया तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर हट जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, प्लस सिल्वर का अलग से मेटल हमको डिपॉजिट मिल जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी। इन दिस केस कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड, कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी देखी थी तो देखा क्या था कि कॉपर जो है ऊपर होता है और सिल्वर नीचे होता है। नहीं देखा तो बैक करके आप देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। तो कॉपर ने जो AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, उसमें से Ag को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव। अभी तक देख रहे थे कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव था, लेड ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, लेकिन कॉपर और सिल्वर में हम देख रहे हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ हो गया बच्चों। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से कॉपर ने सिल्वर को अलग कर दिया और क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट बना दिया। अब कलर की बात करें तो ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। जो AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो उसका कोई कलर नहीं होता है सोल्यूशन में, ओके। इसमें जैसे ही कॉपर डाला, कॉपर किस कलर की हम लोग देखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर की। जैसे ही कॉपर डाला तो किस कलर का सोल्यूशन हमको मिला, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला। ब्लू कलर क्यों मिला बच्चों, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे हमको मिल जाता है। NO3 पे -1 होता है, Cu पे +2 होता है, इस वजह से 2 NO3 माइनस आए हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा बच्चों। प्लस सिल्वर मेटल सेपरेट हो जाता है और इसका क्या कलर होता है बच्चों, ग्रीनिश वाइट कलर का होता है। तो इस रिएक्शन को समझ लीजिए। इन दिस केस कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। इतनी बात समझ में आ गई। अ साइनिश ग्रेइश वाइट डिपॉजिट ऑन सिल्वर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर स्ट्रिप एंड द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो समझा दिया है। जैसे ही कॉपर डाला ये कलरलेस से कैसा बन गया, धीरे धीरे हाँ ब्लू कलर का बन गया ना बच्चों। क्यों बन गया ब्लू कलर का, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, कॉपर नाइट्रेट की हो जाती है। और सिल्वर का डिपॉजिट जो कॉपर की स्ट्रिप ली थी उस पर जाकर के सिल्वर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर जो स्ट्रिप का है वो कैसा हो गया, ग्रीनिश वाइट हो गया। ठीक है, चलिए अब 6th एग्जाम्पल पे हम लोग मूव कर जाते हैं। देखिए, आयरन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसमें आयरन को डाल दिया। जैसे ही डालें आयरन क्या करेगा, H+ को डिस्प्लेस कर देगा और खुद लग जाएगा, FeCl2 बनने लगेगा। Fe2+ होता है ना बच्चों, Cl पे -1 होता है, तो 2 Cl- चाहिए Fe को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फेरस जो क्लोराइड है वो बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, ये तो कॉमन सी बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, हुआ क्या बच्चों, जो HCl था उसमें हमने आयरन को डाला, है ना, आयरन फिलिंग के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में डालते हैं, तो आयरन क्लोराइड बना, है ना, जिसको फेरस क्लोराइड कहा जाता है। आयरन 2 क्लोराइड को फेरस क्लोराइड भी कहा जाता है। आयरन क्लोराइड बोलिए, आयरन 2 क्लोराइड बोलिए, फेरस क्लोराइड बोलिए, बात एक ही है। और हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाती है। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया क्योंकि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है इसलिए डिस्प्लेस कर देता है। प्लीज नोट दैट आयरन मेटल इज यूजुअली टेकन इन द फॉर्म ऑफ आयरन फिलिंग इन दिस रिएक्शन। हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि आयरन को हम लोग पाउडर के फॉर्म में लेते हैं इस रिएक्शन में। जब भी हम लोग एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो आयरन का क्या लेंगे, पाउडर लेंगे, ठीक है ना, या फिलिंग, बुरादा, ठीक है, हिंदी में उसको बुरादा बोलते हैं। ओके, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन टू फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और क्या नोट करना था, आयरन फिलिंग के फॉर्म में हम लोग इस रिएक्शन में आयरन को लेते हैं। अब 7th पे मूव कर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए बच्चों। देखिए, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब मैग्नीशियम को हमने HCl में डाल के देखा, मेटल को फिर से एसिड में डाल के देखा, तो क्या हुआ बच्चों, H को डिस्प्लेस किया और MgCl2 बना लिया मैग्नीशियम ने, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। क्यों ऐसा हो रहा कि मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आता है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ आता है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके,
In this displacement reaction, magnesium displaces hydrogen from hydrochloric acid solution. This displacement reaction occurs because magnesium is more reactive than hydrogen. ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको समझा दी है. अब आप लोग एक बार अगर देखना हो खुद ये सारी चीज़ें तो यहाँ से स्टार्ट करिए धीरे धीरे और पूरा पढ़ते चले जाइए. ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, सब कुछ समझ में आ जाएगा. कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा हूँ मैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करे. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे. एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस. सोडियम मेटल को हमने कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया. तो सोडियम मेटल पानी से रिएक्ट करके वाटर से रिएक्ट करके NaOH देता है. ठीक है, ये हम लोग एस ब्लॉक की रिएक्शन जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे वहाँ भी मिलती है और 10th में भी आप लोग को ये कई जगह पे दिखेगा. तो याद हो जाना चाहिए कि सोडियम को हम वाटर में डालते हैं तो NaOH मिलता है. यहाँ से H+ निकला, सोडियम इसको H+ को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे H2 गैस मिलेगी. ठीक है ना, और NaOH के साथ लग जाएगा. बात समझ में आई? ओके, चलिए. इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकन प्लेस बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए हाइड्रोजन के मतलब वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है. ओके, और खुद सोडियम OH के साथ बॉन्ड बना करके NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना. एसिड और बेस आप लोग आगे समझेंगे. एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक सॉल्ट होता है. एसिड क्या होता है? जो H+ दे दे. बेस क्या होता है? जो कि OH- दे दे पानी में डालने के बाद, है ना. और साल्ट क्या होता है? जब एसिड का आनायन और बेस का कटायन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है. जैसे NaOH ले लिया और HCl ही समझ लीजिए बच्चों. हम क्या कहना चाह रहे हैं अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ आएगी आपकी. NaOH क्या है बच्चों? बेस है जो कि पानी में क्या देगा? Na+ और OH- देगा. और HCl क्या देगा बच्चों? ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. एसिड क्या होता है? H+ देता है पानी में और क्या मिलेगा बच्चों? Cl-. तो ये H+ और OH तो मिला करके क्या बना लेंगे? H2O बना लेते हैं. एसिड बेस में हम लोग पढ़ेंगे. ये Cl- जो है Na+ के साथ रिएक्ट करके क्या मतलब कंबाइन होकर क्या बनाएगा? NaCl बना लेगा. ये सॉल्ट कहलाता है और ये वाटर कहलाता है. जब भी एक बेस और एक एसिड या एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है. आगे हम लोग एसिड बेस रिएक्शन में ये चीज़ पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि इसमें क्या था कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेस होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. ओके बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सोडियम ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा, इसीलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है. 9th एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं. क्लोरीन गैस रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन गैस. तो क्लोरीन अगर पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन लिया तो पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन लेने का मतलब क्या बच्चों? K+ और I- होगा, है ना. तो क्लोरीन जैसे ही डालेंगे तो KCl बन जाएगा, यानी कि आयोडीन को क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया और I2 के फॉर्म में खुद लग जाएगा. ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है आपको बात ये? चलिए, KI सोल्यूशन में से KI के एक्वस सोल्यूशन में से पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में जब भी हमने क्लोरीन गैस दी तो वहाँ से आयोडीन निकल गया अलग सॉलिड फॉर्म में और KCl नाम का क्या बना लिया? एक साल्ट बना लिया जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है. इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन. क्लोरीन क्या है? आयोडीन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए KI में से I को डिस्प्लेस करके अलग कर देता है. मोस्ट ऑफ द कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन एक्वा सोल्यूशन. ओके, वाटर सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन. ज़्यादातर कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होती है? एक्वा सोल्यूशन में होती है. देयर आर हाउएवर सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच आल्सो अकर बिटवीन सॉलिड सब्सटेंसेस. बिना एक्वा सोल्यूशन बनाए भी हम लोग सॉलिड फॉर्म में कुछ रिएक्शन को करा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. दिस डिस्प्लेसमेंट हाउएवर सम ओके द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल ऑक्साइड आर सच रिएक्शंस. ओके, तो जो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या है? मेटल्स की किसके साथ है? मेटल ऑक्साइड के साथ है ना. प्लीज़ नोट दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. मेटल का कोई ऑक्साइड होगा, दूसरा मेटल डाला हमने, है ना, तो एक्वा सोल्यूशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में ही रिएक्ट कर लेगा और वहाँ से जो मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा. दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 10 से हम लोग इसको समझ लेते हैं. द कॉपर, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद
मैग्नीशियम पाउडर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर आर फॉर्म। अब हमने कॉपर ऑक्साइड का हमने एक सॉलिड लिया है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया, देखिए एक्वस नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है एस लिखा है, इसका मतलब क्या है सॉलिड लिया है, हमने मैग्नीशियम को उसमें ऐड किया है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा और MgO बना लेगा, ठीक है, कॉपर अलग से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा, डिस्प्लेस हो गया कॉपर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को मैग्नीशियम हटा देगा क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके बच्चों, चलिए एग्जांपल नंबर 11 देख लेते हैं। व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मेटल आर फॉर्म। मतलब आयरन ऑक्साइड हमने ले लिया, ये देखिए यहाँ पे -3 +3 पे है, ये ना, ये फेरिक वाला है, जब +2 हम बोल रहे थे आयरन का तो वो फेरस था, ये फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड जो है, जब इसमें हमने क्या डाल दिया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है फेरिक ऑक्साइड, इसमें हमने एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम मिलाते ही आयरन को एल्यूमिनियम में डिस्प्लेस कर दिया और Al2O3 बना लिया, प्लस आयरन अलग हो गया, ठीक है बच्चों, क्यों कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ आता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड आयरन 3 ऑक्साइड। प्लीज नोट दैट so much heat is produced in this reaction that iron is obtained in the molten state और liquid state। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब ये रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारी हीट मतलब प्रोड्यूस होती है और क्या हो जाता है, जो आयरन है, ये आयरन अलग से निकल रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा बच्चों, मोल्टन फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, इतनी हीट इसको मिल जाएगी इस रिएक्शन के दौरान। ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज बिकॉज इन ऑल दीज रिएक्शन, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, ओनली वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सिर्फ एक एलिमेंट इस दूसरे वाले को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर पा रहा है। द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाउएवर रिटन एज जस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, सिंपली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट एक्चुअली मीन्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम लोग सिंपली ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। द वर्ड सिंगल इज यूजुअली नॉट रिटन विद इट, जो सिंगल है वो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। वी विल नॉट डिस्क्राइब अनदर टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से इस लेक्चर को समझिए। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से समझा चुके हैं। एक एक चीज़ बताते हैं बच्चों, छोटी से छोटी चीज़ भी हम जाए नहीं जाने देते हैं, भले ही तो वो थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है। क्या हुआ, आप लोग अभी समझते चलिए, आगे उसको क्या करना है, आपको अभी देखना है, सुनना है, समझना है, छोड़ देना है, उसके पीछे परेशान थोड़ी ना होना है। हमको क्या चीज़ ज़्यादा समझने फोकस करना है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आपके नॉलेज के लिए होता है बच्चों, ठीक है ना। नॉलेज ज़्यादा रहेगी तो चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने में, इमेजिन करने में कैपेबल हो पाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, ये कोई लॉकडाउन वगैरह है आप लोग का, जब तक स्कूल नहीं चलता है डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए, जब तक होगा मैं मतलब पूरा कोर्स करा दूँगा, मैं पूरा कोर्स करा दूँगा, भले स्कूल ओपन हो जाए तो क्या हुआ, मैं पूरा कोर्स यहाँ पे कराऊँगा आपको। तो इस तरीके के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके साथ एडवांस एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं हम, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो उस चीज़ को भी समझ लेते हैं जो हम अलग से बताते हैं। तो ये जो अलग से बताने वाली चीज़ें जो समझ लेते हैं ना बच्चे, वो उनका माइंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छा करेंगे आगे चल के। और जो नहीं समझ पा रहे वो भी बच्चों धीरे धीरे मेहनत करेंगे और वो भी अच्छा करेंगे। बस क्या मैटर करता है बच्चों, कितना कॉन्फिडेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एक बहुत तेज़ बच्चा है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, उसको कम्पीट कर देगा, मतलब क्या करेगा, उसका मतलब हरा देगा कौन, जो कि बच्चा थोड़ा एवरेज था लेकिन रेगुलर पढ़ रहा था। तेज उससे कुछ नहीं होता बच्चों, कितना रेगुलर है, कितने कांस्टेंट आप, ये मैटर करता है। तो रेगुलर पढ़ाई करते रहिए बच्चों, है ना। ओके, धन्यवाद।